नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की जो एक एमसीक्यू सीरीज शुरू करी है, ये उसका दूसरा वीडियो है। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा हो तो नीचे इसी में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ऐप के ऊपर, यूट्यूब पे। वहां से आप इस वीडियो की लिंक जो है वो देखकर इसको देख सकते हैं। और उम्मीद है कि अभी जो फरवरी में एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन का वेटेज ये रखता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आके 10 तो सीधे सीधे आते हैं। जैसे एक मैंने वीडियो बनाया था, वो भी मैं इसमें अटैच करूंगा कि अभी इस बार जो एमपीपीएससी का मेंस का पेपर हुआ था, उसमें इकोनॉमिक्स के 150 नंबर में से अप्रोक्स 90 नंबर का पेपर कट पेस्ट था इकोनॉमिक्स सर्विस। 150 में से 90 नंबर का, जो मैं नीचे भेजूंगा आपको, आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि मतलब पूरा कुछ नहीं करा, यहाँ से उठा के वहां डाल दिया। तो नया भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब हम मतलब जो लोग अभी अप्रैल मई जून की तैयारी कर रहे हैं, उनको वो नए इकोनॉमिक सर्वे में चीजें हेल्प करेगी। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 90% बातें स्टैटिक होती हैं, उनमें बदलाव नहीं होता ना। लाडली लक्ष्मी योजना किस साल शुरू हुई वो आप बदल नहीं सकते ना, नए इकोनॉमिक सर्वे केवल फिगर बदल सकते हो, कभी इतना पैसा खर्च किया वैसे। हाँ, तो ये सभी के लिए काम का है। आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी इसकी कम से कम अगर कहा जाए 70% इसमें जो डाटा है वो बदलेगा नहीं। जैसे ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 5 साल 10 साल बाद भी यही रहेगा, ये इसको नहीं बदल सकते। आपके नए इकोनॉमिक सर्वे में इसके फिगर बदल जाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट सेक्शन आज हम दूसरे वीडियो के ऊपर आए और बहुत आपको धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे, हालांकि कमेंट बहुत कम आए, लाइक भी कम थे, पर ठीक है। मतलब अब बच्चे देख रहे हैं तो अच्छा है, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। क्या होता है कि मुझे लगा कि मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को, तो फिर मैं कोशिश नहीं करता बनाने की उसमें। तो आज का जो पहले क्वेश्चन से लेते हैं, सब पूरे क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के पेजों से ही लिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना, यानी मध्य प्रदेश जो है वो फूड प्रोसेसिंग स्कीम कब लॉन्च की गई। अब ये क्वेश्चन गलत क्यों होगा, समझिए। देखिए, ये योजना आई 2016 में, है ना। हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जैसे डेयरी इंडस्ट्री है, ठीक है, वो भी फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती है। या अगर कहा जाए कि हॉर्टिकल्चर से जुड़े जो प्रोडक्ट हैं जो फूड प्रोसेसिंग में, हम जैसे जूस है, जैम है, जेली है, ये सब जो है वो फूड प्रोसेसिंग में आते हैं। अभी हम फूड प्रोसेसिंग पे और इस तरह के सेक्टर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ज्यादा समझ रहे हैं। अब गलत क्यों होगा, अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो पहले तो अपन इकोनॉमिक सर्वे पे चले हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये आर्टिकल लगा हुआ है कि ये योजना मतलब राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना, ये योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 6/8/2016 यानी 6 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी। योजना अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग उद्योगों में पूंजी लागत में 25% आप अनुदान देते थे, या 2.5 करोड़ तक, जो भी ज्यादा हो जाए जितना भी है उसके हिसाब से। तो ये 2016 से चल रही है। अब अभी हमारे पास क्या है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये भी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा है, लेकिन इसकी स्कीम ये नहीं है। इसकी स्कीम नहीं है, ये 2020 की स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसलिए वो स्कीम भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे आपके सामने यहाँ पर है, इसको बोलते हैं PMFME। ये जो स्कीम है फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए ना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, ये स्कीम शुरू हुई है 2020 में। और इस स्कीम का उद्देश्य, इसी स्कीम के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आ रहा है। ये लिखा है कि भारत, ये लिखा भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के तहत 29 जून 2020 को इसको जो है वो शुरू किया गया था। योजना के 2 साल पूरे हो गए हैं। ये मतलब उस समय की 2022 का प्रेस रिलीज है, और इस स्कीम का ओरिजिनल जो है वो अगर कहा जाए ये यहाँ पर है। तो PMFME स्कीम, ये भी फूड प्रोसेसिंग से, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्योगों से है, जो MSME के साथ जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं, पापड़ अचार आदि जो है वो जुड़े हुए। इसी स्कीम के तहत भारत में पहली बार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कंसेप्ट को पहचान मिली। एक जिला जो एक उत्पाद है, वो इसी स्कीम का एक कंपोनेंट है। तो ये योजना 2020 की है। आपको 3 क्वेश्चन मिल गए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसका हिस्सा है, किस स्कीम का जो है वो हिस्सा है, तो ये स्कीम का हिस्सा है। यहाँ पर आप जब इसमें नीचे जाओगे तो बकायदा आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी पूरी स्टोरी इसके अंदर मिलेगी कि कैसे जो है वो उसमें से एक जिला एक उत्पाद को हम जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। सब लिखा हुआ है इसमें, आउटलेट और सब। बस ये है कि उतना पढ़ेंगे तो जैसे लिखा ना यहाँ पे, वन डिस्ट्रिक्ट द स्कीम अडॉप्ट द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, ठीक है, टू रैप एंड बेनिफिट द स्केल टर्म ऑफ द प्रोडक्शन, ये सब हमारे लिए अभी इतना काम करें। बट आपको दोनों चीजें अलग अलग याद रखना है। पहली बात कि ये वाली स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चल रही है 29 जून 2020 को आई।
हमारी वाली जो स्कीम है वो जो है वो अगर कहा जाए 2016 से काम कर रही है फूड प्रोसेसिंग के। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के परिवारों को रोजगार दिलाने उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है। अब ये प्रश्न मैंने क्यों लिया इकोनॉमिक सर्वे से, पहले तो इस बात को समझे। भाई इस प्रश्न को लेने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि ऑलरेडी जो एमपी के अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें एक यूनिट, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, ग्रंथपाल का हो, स्पोर्ट ऑफिसर का हो, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर का हो, चाहे वो पीएससी का हो, एक यूनिट ट्राइबल जो है वो अगर कहा जाए कम्युनिटी, ट्राइबल वेलफेयर, ट्राइबल स्कीम, ट्राइबल आर्ट कल्चर, ट्राइबल हीरोज के ऊपर बना दी गई। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या कदम उठा रही है उसमें, सरकार कैसे, जैसे अभी ये है ना, तो सरकार इसको प्रमोट करेगी, देखो हमने ये काम किया, हमने उनको सबसे ज्यादा रोजगार दिलाए। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है ना, पेपर में भी हिट होते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट है। अब अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है बकायदा एमपी के इकोनॉमिक सर्वे में कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले इच्छुक, पहला तो ये समझ पड़ गया कि ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है। एक तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो है मनरेगा जिसे कहा जाता है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है। क्योंकि वो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे और अब हमारे बीच नहीं है, और उनका निधन अभी ही हुआ है। तो चूंकि अब वो हमारे बीच नहीं है तो निश्चित रूप से जो है अगर कहा जाए मनरेगा के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बनेगा। दूसरा, यहाँ पर आपको तीन चार क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं अगर ठीक से पढ़े तो। मनरेगा कभी भी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए काम नहीं कर रही। ठीक है, क्या आप सोचेंगे इससे जो है अगर कहा जाए कि स्किल्ड जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नहीं, ये अनस्किल्ड के लिए, मतलब आपको नाली खोदना है गाँव में, कुएं का निर्माण करना है, कोई कंस्ट्रक्शन काम करना है, गाँव में रोड बन रहे हैं, इन सब में रोजगार मिलेगा। स्किल्ड के लिए तो अभी विश्वकर्मा योजना लेकर आई सरकार, है ना, उसमें जो है अगर कहा जाए स्किल्ड को अपग्रेड करेंगे। तो ये अकुशल शारीरिक श्रम यानी फिजिकल वर्क, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर सुधार रहे गाँव में तो मनरेगा के तहत उनने काम कंप्यूटर का काम करे, नहीं, अकुशल शारीरिक। तो ये आप याद रखिए, क्या होता है ऐसी चीजें हमारा दिमाग नहीं चलता, हमने खूब पढ़ रखा है कि हम 100 दिन का रोजगार देंगे, पर भाई देंगे किसको? तो हम देंगे अनस्किल्ड फिजिकल लेबर, जिसके पास स्किल्ड नहीं है, जो बेचारा पढ़ा नहीं है, केवल उसको शारीरिक श्रम आता है। ठीक है, वो खुदाई कर सकता है, खेतों में काम कर सकता है, उसको हमको मेन धारा में लाने के लिए ये है। तो इस तरह से मनरेगा के बारे में आपको इतनी चीज पता होना चाहिए कि मनरेगा टेक्निकली जो है वो मनरेगा का जन्म हुआ 2005 में। यानी आपको मनरेगा के बारे में, मैं मनरेगा के बारे में जो है वो बात करता ही नहीं है अभी। मनरेगा मुझे मजबूरी में इसलिए जो है अगर कहा जाए बताना पड़ रहा है क्योंकि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल की स्कीम है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005 आया, पहले ये नरेगा था, फिर इसके नाम में महात्मा गांधी जोड़ दिया गया यहाँ पर। वो एक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ ये एक्ट जो है वो काम कर रहा है। उद्देश्य इसका 100 दिन जो है वो अगर कहा जाए, और इसमें जो है वो अगर कहा जाए मजदूरी अलग अलग है, लेकिन न्यूनतम जो है वो 220 रुपया मजदूरी इसमें मिलती है, और भी अलग अलग जगहों पर यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमें पता होना चाहिए कि नरेगा आया और फिर इसके बाद इसका नाम मनरेगा हुआ बाद में। यहाँ बस इतना अपने लिए काम का है, बाकी और कुछ काम का नहीं है। फिर 2022 में शुरू किए गए अमृत सरोवर योजना में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है ना, तो अमृत सरोवर में मध्य प्रदेश तीसरे पे। अब अमृत सरोवर पहले तो ये मैंने लगा दिया है, एज पर द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द अमृत सरोवर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन 11th ऑफ अप्रैल 2022। प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है उसके आधार पर हमने 11 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर योजना शुरू करी थी। और उसमें जो है हमने जो इसमें एग्जैक्टली क्या था, अमृत सरोवर में हम आज़ादी के 75 वर्ष जब सेलिब्रेट कर रहे थे, तो भारत सरकार का ये सोच था कि हम कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी भूमिगत जल जो है उसको बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है। तो किसानों की वो जो ट्यूबवेल और कुएं के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको हमको कम करना है। कैसे कम करें साहब? तो कम करने के लिए इन्होंने कहा कि आप जो है वो तालाबों का निर्माण कराओ, कम से कम एक जिले के अंदर आप जो है वो ऐसे 75 तालाब जो है वो बनवाओ, 75 अमृत सरोवर। तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी उन्होंने तो बहुत तेजी से इनका निर्माण कराया। एग्जैक्टली क्या होता है, केंद्र और राज्य में जब समान जितने राजनीतिक दल की सरकार होती है तो काम बहुत तेज होते हैं, डबल इंजन की सरकारें काम करती हैं उस समय। तो ये हम इसमें अच्छा स्कोर कर पाए, सेकंड पोजीशन पे रहे। तो अमृत सरोवर के तहत आपको तीन बातें कि कब शुरू हुई, तो 11 अप्रैल 2022। एक जिले में कितने अमृत सरोवर निर्मित कराने थे, तो कम से कम 75 हमारा टारगेट था कि हम इसमें अमृत सरोवर जो है वो एक जिले के अंदर जो है वो बनवाएंगे यहाँ पर ये।
ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी पहले से चल रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को कहा गया कि भाई आप ग्राउंड वाटर पर निर्भरता ना चाहो तो आप बलराम ताल योजना का लाभ लो। हमारे यहाँ एक योजना चलती है बलराम ताल योजना। तो एक तो ये आपको दो तीन चीजें याद रखना है यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर है, ये मैंने इसी को बता दिया पहला। तो ये जो है वो इसमें जो है वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हाँ ये आप याद रखिएगा, ये योजना विधिवत रूप से तो 24 अप्रैल को ही शुरू, ये जो 11, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हमने जो अगर कहा जाए कि उनका जो सपना था उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया 11 अप्रैल 2022 से। लेकिन जो भारत सरकार ने, क्योंकि देखो 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज डे, ये जो लिखा ना 24 अप्रैल, तो आप ऑलमोस्ट सब जानते होंगे कि 24 अप्रैल भारत के इतिहास में पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इससे इसको पंचायती राज डे, डे की जगह डे हो गया यहाँ। तो पंचायती राज दिवस अगर हम एक सिंपल कीवर्ड से सर्च करें तो हमारे सामने आता है यहाँ पर सॉरी, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस के दिन ही साल 1993 में लागू संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 ये लागू 93 में हुआ। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 का है ना। और इसी के तहत शेड्यूल 11 हमको कॉन्स्टिट्यूशन में मिला, जिसमें 29 विषय ऐसे हैं जिन पे पंचायत को बहुत हमने पावर दे दी कि भाई तुम करो। और उसके आधार पर फिर अलग अलग राज्यों ने अपने पंचायती राज एक्ट पास किए। और मध्य प्रदेश ने 25 जनवरी जो अगर कहा जाए 1900 जो अगर कहा जाए 94 में अपना पंचायती राज एक्ट विधिवत रूप से जो है वो लागू कर दिया। तो ये आपको याद रखना है। मतलब इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपको पंच हो सकता है यहाँ पर ओवरऑल। तो अभी तो ये हो गया अमृत ताल वाला, इसमें इतना ही हमारे काम का था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के अंतर्गत भूजल कुओं ट्यूबवेल इत्यादि के द्वारा प्राप्त जल से सिंचाई में मध्य प्रदेश में चयनित 5 जिलों के नाम बताइए। तो अब लिखा है भूजल कुएं और ट्यूबवेल। इससे सीधी सी बात है कि इन जिलों में सबसे ज्यादा भूजल, एक्चुअल देखो भूजल कुएं और ट्यूबवेल क्यों, जिन जिलों के पास पानी अच्छा है, पानी अच्छे का मतलब है अच्छी बारिश हो रही है ना, अच्छी बारिश हो रही है जैसे मंडला बालाघाट यहाँ अच्छी हैवी रेनफॉल हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि ग्राउंड वाटर अच्छा है। तो सरकार ने शुरू से उनको बड़ी परियोजनाएं दीज नहीं, बहुत ज्यादा अगर कहा जाए बड़े डैम कंस्ट्रक्ट नहीं हुए। तो उनकी डिपेंडेंसी आज भी जो है वो कुएं ट्यूबवेल और इस तरह के ग्राउंड वाटर के ऊपर है। तो हर खेत को पानी के तहत इसमें जो है वो जिन जिलों को जो है वो शामिल किया गया। तो नीचे हम देखें तो यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है प्रधानमंत्री, मतलब एक तो हर खेत को पानी किसका कंपोनेंट है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है ना। अब इसमें नीचे जो लिखा हुआ है कि हर खेत को पानी के अंतर्गत भूजल कुएं ट्यूबवेल आदि से प्राप्त जल की सिंचाई के लिए 5 जिले मंडला डिंडोरी उमरिया शहडोल सिंगरौली का चयन किया गया है ना, जहाँ वर्तमान में सिंचाई सुविधा कम है। सिंचाई मतलब कि हमारे पास जो है वो इरिगेशन के साधन नहीं है। जल संवर्धन भूजल के स्तर में सुधार हेतु बुंदेलखंड क्षेत्र के आने वाले 6 जिले, ठीक है, सागर ये बुंदेलखंड वाले आ गए, सागर दमोह जो है, और 9 विकासखंड। तो विकासखंड हमारे लिए जो अगर कहा जाए ये संबंधित, मतलब हमें समझ पड़ रहा है कि इन जिलों के अंदर चैलेंजेस हैं। बुंदेलखंड में तो खैर पानी की चैलेंजेस है ही यहाँ पर। तो इस तरह से ये प्रधानमंत्री कृषि, मतलब आपसे सिंपल प्रश्न क्या पूछेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संबंध किससे है। तो ये जो है अगर कहा जाए कि इससे लिंक हो गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या हर खेत को पानी, ये भी पूछ सकता है कि भाई हर खेत को पानी जो अगर कहा जाए किस योजना का एक कंपोनेंट है या किस योजना का एक भाग है ना। तो जो अगर कहा जाए तो ये आपको दिख रहा होगा हर खेत को पानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक हिस्सा है। और बहुत सारे आर्टिकल्स इसको आपको मिल जाएंगे जैसे दैनिक भास्कर में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है वो खुद उसके मतलब ऑफिशियल फिगर्स पे भी मिल जाएंगे। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म इरिगेशन, जैसे आपको दिख रहा होगा ये ड्रिप इरिगेशन है ना, इसको ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। तो कोई पूछे पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या हम करें, ये ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। ये स्प्रिंकल है, स्प्रिंकल इरिगेशन भी जो है अगर कहा जाए एक अच्छा जो है वो सोर्स होता है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रो, वो आपसे एमपीपीएससी मेंस में पूछ ले कि भाई दो माइक्रो इरिगेशन जो है वो तकनीकों के नाम लिखो, तो आप लिखोगे ड्रिप टपका सिंचाई, स्प्रिंकल यानी वो जो फब्बारे टाइप होता है उसको स्प्रिंकल बोलते हैं। यहाँ पर वाटरशेड जो अगर कहा जाए जल संवर्धन क्षेत्र को अपने को आगे जो है वो बढ़ाना है। बस ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इसमें और ज्यादा जो है वो हमको एग्जाम में जो है वो मिलते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। फिर अगले के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला है मध्य प्रदेश के किस शहर में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए आर्थिक विकास केंद्र बनाने हेतु सबसे अधिक लंबाई वाले रिंग रोड है। अब ये मैंने देखो बहुत ये लिया क्यों, मैं आपको ये बता दूं।
पहले तो समझ लीजिए ना, रिंग रोड का मतलब है कोई भी शहर है। अब शहर बहुत सारे रोडों से कनेक्ट होता है। जैसे कोई इंदौर का बच्चा होगा वो समझता होगा इंदौर में AB रोड से भी आ सकते हो, कहीं विजयनगर चौराहे से भी आ सकते हो, कोई मांगलिया से भी आ सकते हो, है ना, महू रोड से भी आ सकते हो। यानी उस शहर के अंदर प्रवेश करने के लिए कई सारे रास्ते हैं। तो उनको आपस में जोड़कर उस शहर के अंदर आने का रास्ता बेहतर करना, उसको बोलते हैं रिंग रोड सिस्टम। तो रिंग रोड सिस्टम जो है अगर कहा जाए, अभी हमको दिख रहा है कि भोपाल में केवल 42, ग्वालियर में इतना इतना, ये लेंथ याद नहीं करना है। लेंथ आप याद करोगे तो गड़बड़ होगा। हमको दिख रहा है कि 139 किलोमीटर का जो है वो रिंग रोड है। और कभी भी आपने रिंग रोड देखे होंगे, जैसे मैं आपको एक रिंग रोड दिखा देता हूँ कि रिंग रोड होते कैसे हैं, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो हमारे शहर में भी ऐसे ही है। इंदौर में ज़्यादा, इंदौर वाले ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इंदौर के अंदर प्रवेश करने के जब अगर कहा जाए बहुत सारे रास्ते हैं। तो आपको दिख रहा है जैसे सपोज ये देखिए, अब यहाँ पर भी इंदौर के ही फोटो जो अगर कहा जाए ना, ये तो हालांकि यहीं का भोपाल का है शायद। ये पूरा एक रिंग रोड है, यानी इस शहर के अंदर आने के लिए आप 11 मील से भोपाल में आ सकते हो, होशंगाबाद रोड से आ सकते हो, कोलार डैम से आ सकते हो, सीहोर तरफ से आ सकते हो, इंदौर तरफ से आ सकते हो, ब्यावरा तरफ से आ सकते हो। इस प्रकार हम किसी शहर के अंदर जब प्रवेश करना चाहते हैं तो उसमें एक रिंग रोड जो है वो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रिंग रोड। और इस बहाने में आपको एक और अच्छी चीज दिखा देता हूँ कि आप कम से कम थोड़ा सा रोड ट्रांसपोर्टेशन के फिगर जो है वो याद रखिए। मैं दिखाता हूँ आपको कौन से फिगर याद रखना है यहाँ पर। ये हम चले गए 159, जहां पर हमको रोड। तो सबसे पहले आपको 5-6 चीजें याद रखना है, जो ऊपर से मैं बता देता हूँ, यहाँ से देखते जाइएगा। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाता है यहाँ से। तो पहला तो ये है रोड कनेक्टिविटी की बात है। रोड में ये तो हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी एक कंपनी है। ठीक है, ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है वो खड़ा किया गया। ये एक बेसिक सा बच्चों वाला क्वेश्चन है अगर आप इमेज करना चाहें। दूसरा जो अगर कहा जाए कि हमारे पास इस समय जो नीचे लिखा हुआ है कि 71,379 किलोमीटर के जो है वो सड़कें हैं, यानी रोड हमारे पास टोटल जो रोड नेटवर्क है ये इतने किलोमीटर का। इसमें हमको दिख रहा है कि जो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए जो परसेंटेज है वो विलेज रोड का है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 25 दिसंबर वर्ष 2000 को शुरू हुई थी, अटल जी की देन है, वो भी क्वेश्चन आएगा, 100 ईयर हो गए। इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस को तैयार करना है कि आज अब 100 साल अटल जी को हो गए, मनमोहन जी अब हमारे बीच नहीं है, तो उनके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। तो विलेज रोड से 37% है, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड है, फिर जो अगर कहा जाए स्टेट हाईवे है, और जो अगर कहा जाए फिर नेशनल हाईवे। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इस इकोनॉमिक सर्वे, इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अगर मध्य प्रदेश में 9,315 किलोमीटर है तो ज्यादा से ज्यादा 9,350 हो जाएगा, या 9,500 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 15,000 हो जाए यहाँ। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में 9,315 किलोमीटर के हैं। स्टेट हाईवे हमारे पास जो अगर कहा जाए कि 11,000, मतलब 11,389 किलोमीटर के हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड हैं 24,000, और विलेज रोड हैं 26,000 किलोमीटर की। इस प्रकार हमारे पास जो है वो टोटल सबसे ज्यादा ये रोड है। हमारे यहाँ जो सड़क की अवेलेबिलिटी है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर में, यहाँ पर जो है वो अब स्क्वायर वर्ड आएगा, क्योंकि जब हम फिगर निकालते हैं तो 100 वर्ग किलोमीटर में या 1 वर्ग किलोमीटर में निकालते हैं, ऊपर में स्क्वायर किलोमीटर मत कर देना। 23.17, मतलब हम अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है तो वहां हमको मोटा मोटा माने कि 23 किलोमीटर की हमको वहां पे रोड अवेलेबिलिटी है या रोड है। ठीक फिगर है, हम इसको बहुत खराब फिगर नहीं कह सकते, अच्छा फिगर जो है उसको माना जाता है। तो ये है, और बाकी बहुत सारे हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, नए नए एक्सप्रेस वे के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, वो भी हमारा क्वेश्चन है, वो हम बात करेंगे अभी कि अटल एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, ठीक है, विंध्य एक्सप्रेस वे, ये जो एक्सप्रेस वे हैं, नए एक्सप्रेस वे, उन पे हम बात करेंगे। तो ये है टेक्निकली। तो सबसे पहले अटल एक्सप्रेस वे, ये हमारी रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, ये हमको राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में कनेक्टिविटी अवेलेबल कराएगा। इसको चंबल एक्सप्रेस वे भी किसी समय में जमाने में कहा जाता था। फिर इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। किसानों को ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला, रूट पे से जब ट्रक निकलते हैं, अभी 2 दिन पहले ही पेपर पढ़िए, पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो लोग पत्थर मारते हैं हाईवे पे खड़ी गाड़ियों पे, ये वही दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, ठीक है, जो अभी चर्चा में है इस समय। फिर ये पूरा नर्मदा के किनारे जितने भी जिले हैं उनको अमरकंटक से झाबुआ तक की कनेक्टिविटी, यानी हम गुजरात से इधर छत्तीसगढ़ के बीच में कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे नर्मदा एक्सप्रेस वे के साथ। ठीक है, विंध्यन क्षेत्र को पूरा कनेक्ट करेंगे विंध्य जो है अगर कहा जाए एक्सप्रेस वे के साथ। यहाँ पर ये पूरा के ये विंध्य एक्सप्रेस वे आपको जो है वो दिख रहा होगा।
तो ये भोपाल से कनेक्टिविटी लेकर जाएगा सिंगरौली तक। इसी क्रम में जो है वो मध्य भारत एक्सप्रेस वे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये विदिशा से होते हुए ये मुरैना वाली बेल्ट पर। तो आप खुद भी समझ सकते हैं, प्रश्न यही आते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस विकास पथ, मध्य भारत जो है वो विकास पथ, ठीक है, विंध्य एक्सप्रेस वे, नर्मदा जो है अगर प्रगति पथ, ऐसे जो है वो कनेक्टिविटी किसके साथ क्या हो रही है। और इनको आप अपने स्तर पर भी सर्च करके जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। हाँ, हल्का हल्का जिसके नाम में बदलाव हुआ, जैसे अटल, पहले चंबल था तो अटल हो गया, तो वो नाम अपने को पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो कनेक्टिविटी। इसी बहाने में आपको कम से कम रेल कनेक्टिविटी का भी एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आज रेल कनेक्टिविटी के अंदर 2022 में अगर रेल लेंथ के हिसाब से देखें तो हम चौथे नंबर पे आ गए। पिछली बार हम फिफ्थ पोजीशन पे थे, अभी हम फोर्थ पोजीशन पर आ गए। तो शायद कभी आपसे जो है वो पूछ ले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो ये बात मैंने आपको इसी के साथ तैयार करा दी। अगले पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना विकास योजना, ठीक है, यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम 2012 में शुरू की गई, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना का क्रियान्वयन हेतु पश्चिम मध्य रेल जोन नोडल एजेंसी, ये गलत है। अभी बताऊंगा क्यों गलत है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 100 से अधिक नगरीय निकायों की श्रेणी में मध्य प्रदेश दूसरा सबसे स्वच्छतम राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये भी सही है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 7 शहरों का चयन किया गया। ये वो मैं बोल रहा हूँ जो उनने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल रखा है, इसमें से कुछ भी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो उन्होंने नहीं डाला यहाँ पर, है ना। तो पहले तो देखिए मेट्रो वाला क्यों गलत है। देखो, मेट्रो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के बर्डन को कम करने के लिए प्लान है। शहरी क्षेत्रों में जो ट्रांसपोर्टेशन का ऊपर लोकल ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो जाम और अन्य समस्याएं होती है उसके लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ा है। तो किसी भी राज्य के अंदर जो शहरी विकास से संबंधित मंत्रालय या विभाग है वही इसको देखता है। इसमें भारत सरकार के रेल मंत्रालय का कहीं कोई कंट्रीब्यूशन सीधा नहीं है कि रेल मंत्रालय चला रहा है यहाँ पर ये मेट्रो, नहीं। यहाँ पर जैसे भोपाल, इंदौर, तो अभी जैसे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड हमने खड़ा करा, तो कोई पूछे कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री होगी या कौन सा मिनिस्टर देख रहा होगा, तो जो भी मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को देख रहा होगा वही इसको जो है वो देख रहा होगा, बाकी और कोई नहीं देखेगा इसको, क्योंकि उन्हीं का जो है वो काम है। तो इस तरह से हमको ये याद रखना है। हाल फिलहाल मध्य प्रदेश के 2 मेट्रो शहरों में हम मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर रोज पेपरों में कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं। तो शायद जो है अगर कहा जाए कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या पूछेगा वो आपको पता होना चाहिए। तो ये है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, बकायदा हमने जो है वो स्टेट ऑनर्ड है यहाँ पर, ये इसको हमने खड़ा करा। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन उससे है उसके साथ जो है वो काम कर रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन का निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है ना। तो स्वरोजगार कार्यक्रम, क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण। अब ये प्रश्न मैंने क्यों उठाया पहले समझे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वो पूछ लेते हैं कि भाई ये जो योजना है इसके ये कंपोनेंट है, इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं। तो स्वरोजगार कार्यक्रम, क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण, शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक विकास। अब नाम में दिख रहा है वहां आजीविका मिशन, है ना, नाम में दिख रहा है तो हमको समझ पड़ रहा है कि आजीविका मतलब हम उसके रोजगार की बात करेंगे। रोजगार कहाँ से मिल सकता है, क्या हम करें, ठीक है, जिससे स्वरोजगार के कार्यक्रम चलाएं, ठीक है, शहरी गरीबी के लिए जो है वो उसको कम करने के लिए स्कीम चलाएं। ये सब इसके कंपोनेंट। तो यहाँ नीचे मैंने लगाया है कंपोनेंट, तो दिख रहा है आपको कि मध्य प्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन का संचालन किया जा रहा है। और योजना के ये घटक लिखे हुए हैं: सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, क्षमता संवर्धन, ठीक है, शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता, शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना। ये इसके अंदर कंपोनेंट हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओगे, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाओगे जिससे वो कम से कम सेल्फ एम्प्लॉय हो सकें, है ना। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो अगर कहा जाए, क्षमताओं का संवर्धन, क्षमताओं को बढ़ाने से हमको जो है बेनिफिट जो है वो मिलेंगे यहाँ पर। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, फुटपाथ वगैरह पे जो वेंडर्स जो लोग लगाते हैं यहाँ पर, उनके लिए कैसे उनके मतलब आय को हम बढ़ाएं, उसके लिए जो है वो हमको काम करना। और ये बकायदा पूरा एक आर्टिकल है, यानी अगर हम इकोनॉमिक सर्वे में जाएं तो 176 पेज पर इन्होंने पूरा 176 पर इन्होंने पूरा आर्टिकल छाप रखा है ये। तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा योजना के कंपोनेंट हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या पूछेगा वो उसके ऊपर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या, जहाँ कंपोनेंट वगैरह लिखे रहते हैं ना वहां पर क्वेश्चन मुझे लगता है कि बनते हैं।
कुछ ना कुछ जो है जैसे लगा ना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना कब शुरू हुई, तो जून 2020 में कोविड के समय इसको शुरू की गई थी। बस ऐसे क्वेश्चंस जो है वो हमको पता होना चाहिए, बाकी तो हम पूरे कर ही लेंगे धीरे धीरे करके। फिर अगला है कि मध्य प्रदेश में बच्चों के समग्र विकास के लिए बाल बजट कब प्रारंभ किया गया, है ना। व्हेन वाज द चाइल्ड बजट स्टार्ट इन, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट, तो 2022-23। पहले तो हम देखें कि ये क्या है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का है। राज्य में बच्चों के समग्र विकास के लिए सरकार ने बच्चों में निवेश को प्राथमिकता देते हुए 2022-23 में बाल बजट, देखो बाल, पहले बाल बजट समझो। जब बजट पेश होता है तो उसमें सबके लिए योजनाएं होती हैं। अब हमको लग रहा है कि यार किसी स्पेसिफिक जो है वो वर्ग को हमको आगे लाना है, जैसे महिलाओं को आगे लाना है या बच्चों को आगे लाना है, तो बजट का एक कंपोनेंट उनके लिए अलग से डिजाइन किया जाता है, जैसे जेंडर बजट। जेंडर बजट का क्या मतलब है कि जो हम फंड सैंक्शन कर रहे हैं वो केवल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होगा, उनके डेवलपमेंट के लिए होगा। जैसे सपोज लाडली बहना ले आए तो हमने कहा जेंडर बजट में डाल दिया, ठीक है। कन्यादान योजना ले आए तो जेंडर बजट में डाल दिया, पीएम पोषण ले आए तो जेंडर बजट में डाल दिया। इस तरह से हम जेंडर बजट का काम करते हैं। तो ऐसे ही 22-23 का जो बजट था मध्य प्रदेश का, मेरे पास यहाँ पर एक जो है वो इसके पुराने जो है वो 2022-23 का, ये देखिए यहाँ पर, ये 22 में अगर हम जाएं तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो बजट के फोटो जो है वो उस समय दिखाए थे लोगों को, इसमें दिखा देता हूँ, ये 22 के ही है ना। तो इसमें बकायदा इसको प्रचारित भी किया गया था कि हाँ भैया, हम जब अगर कहा जाए बच्चों के लिए जो अलग से जो है वो बजट जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो ये आप देखिए यहीं कहीं आपको एक आध आर्टिकल ये, तो यहाँ लिखा हुआ है ना, उस समय नरोत्तम मिश्रा जी का एक बड़ा रोल था, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री थे। तो चाइल्ड बजट का नवाचार, प्रदेश के इतिहास में पहली बार चाइल्ड बजट के लिए 57,803 करोड़ का प्रावधान, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए योजना का प्रस्ताव, भविष्य में बच्चों के लिए योजनाओं को बनाने में मदद मिलेगा। इस तरह से जो नवाचार वर्ड आ रहा है, नवाचार का मतलब हमको ये बात जो है वो पता चलता है। तो जो एक मतलब इकोनॉमिक सर्वे होते हैं और जो बजट होते हैं उनमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, जो इस बार के बजट में भी मैं आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा। और ये मैंने बता दिया कि मेरे पास पुराने बजट की जो फाइल्स हैं वो सब सेव हैं, जैसे 20, 21, 22, 23, 24 में जो भी सरकार स्कीम ला दी वो पूरे सेव करके रखता हूँ A to Z, क्योंकि कहाँ कौन सी चीज़ कब काम आ जाए किस बच्चे के लिए, उसके लिए। ये ऑलमोस्ट आपको समझ पड़ गया। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। मध्य प्रदेश में जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया 2007-8 में शुरू हुई, जो अभी मैंने बताया, महिलाओं के को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जेंडर बजट हम लाए, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना वर्ष 2023 से 21 से 60 वर्ष की आयु महिलाएं पात्र होंगी, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी, ये भी सही है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी, ये गलत है। अब एक तो ये आर्टिकल पूरा 188 पेज पे लिखा हुआ है, ये मैंने लगाया है यहाँ पर ये। तो इसमें अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये योजना तो इस साल एग्जाम में आएगी, क्योंकि अभी ही जनवरी 2025 में इस योजना को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 10 साल हुए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ, तो चूंकि 10 ईयर हुए, और जब ये 10 ईयर हुए जब तक आपका पेपर सेट नहीं हुआ है, मतलब अगर कोई पीएससी का ही पेपर दे रहा है, तो वो प्रश्न 10 साल की उपलब्धियां बताती है सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 10 ईयर, PIB। ये इसलिए क्योंकि मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, है ना, इसका एक जो है वो लिंक आ जाएगा। तो ये अभी जैसे आपको दिख रहा होगा कि 22 जनवरी का प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आपको बकायदा यहाँ दिख रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जो है वो अगर कहा जाए 10 वर्ष पूरे होने पर, तो हमको एक रफली ये पता होना चाहिए ना, टुडे वी मेक 10 ईयर। तो 22 जनवरी का जो है अगर कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर का जो है वो ट्वीट है ये, हमें ये बात समझ पड़ रही है कि हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब पूरे 10 साल कंप्लीट कर चुकी है। और 2015 में इस योजना को जो है वो शुरू किया गया था। तो इसके लिए 10वां जो है वो 22 मार्च जनवरी से यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भाई जो है वो कब योजना जो है वो शुरू हुई यहाँ पर ये। तो इसमें से कोई ना कोई तो लिखा बेटी बचाओ, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत में भारत में लिंग असंतुलन, घटते बाल लिंग अनुपात के गंभीर मुद्दों के जवाब में लॉन्च की गई थी। यानी ये, इससे हम जेंडर जो है वो इनइक्वालिटी उसको कम भी करेंगे। दूसरा जो सेक्स रेशियो है उसको हम बढ़ाएंगे, है ना। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लिंग असंतुलन, घटते बाल लिंग अनुपात चिंताजनक प्रवृत्तियों, और हरियाणा जैसे राज्यों में तो बहुत बुरी हालत थी, इसीलिए वहां से हमने इसको जो है वो शुरू किया।
इस तरह से ये है, ये क्वेश्चन आपको पंच हो सकता है, हालांकि यहाँ पर जो है वो फिगर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इससे भी आप देख सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसी तरह से इन योजनाओं को पढ़ना है, और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। ठीक है। तो ये 10 साल का मैंने आपको बता दिया। आपको पता भी होना चाहिए कि क्या दो उद्देश्य थे। आप खुद भी जो है वो जो है वो इसको जो है वो अच्छे से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। उद्देश्य बस पता होना चाहिए कि भाई हमने जब शुरू करी तो हमारा मेन जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है ना। तो ये आपको दिख रहा है 22 जनवरी, इंटरनेशनल। अब यहाँ पर देखिए कब शुरू किया हमने, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इस बहाने आपको फ्री फोकट का जो अगर कहा जाए, ये जो क्वेश्चन जो है वो उस तक के लिए जो है वो योजना को हम कंटिन्यू आगे जो है वो लेकर जाएंगे वहां तक। तो ये जो है वो 22 जनवरी से शुरू हुआ है अभी प्रोग्राम, और कब तक चलेगा, 8 मार्च तक। ये बस इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आड़े टेढ़े और आते हैं। आते सब यहीं से क्वेश्चन है। ठीक है। बस ये कि हम उनको समझना सीखें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित की जा रही नीतियों के साथ अब बहुत सारी पॉलिसी बन रही है ना। फिल्म टूरिज्म पॉलिसी भी है, ऐसी बहुत पॉलिसी। युवा यूथ पॉलिसी भी है। तो हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए, जैसे लास्ट इससे पहले वाले लेक्चर मैंने यूथ पॉलिसी पूरी समझा दी आपको कि क्या ऑब्जेक्ट है यूथ पॉलिसी के, है ना, 2023 की। अब यहाँ पर आ गया। तो अब हमारे सामने है सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास हेतु पॉलिसी 2022, मध्य प्रदेश रिन्यूअल एनर्जी 2022, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022, मध्य प्रदेश एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी 2021। 4 पॉलिसी ये मैंने आपको तैयार करा दी कि ये जो है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इनमें भी आपको दो दो चार चार बातें पता होना चाहिए। जैसे जो हमारी रिन्यूअल एनर्जी पॉलिसी, अब रिन्यूअल एनर्जी आपके हर टॉपिक में सब्जेक्ट, तो हमें पता होना चाहिए कि यार कब तक हम जो है अगर कहा जाए हमारी हेरिटेज साइट को रिन्यूअल एनर्जी से जोड़ेंगे, क्या उद्देश्य होंगे। तो कम से कम उसके कीवर्ड जरूर पढ़े उस पॉलिसी के। तो हमको क्वेश्चन जो है वो समझने का जो है वो मौका मिलता है। तो पहले तो ये देख लें एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल लगाया है कि मध्य प्रदेश एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 में आई, अमेंड हुई सितंबर 2023 में। कैसे हम जो है वो अगर कहा जाए एमएसएमई को बढ़ाएंगे। इसके अलावा मिनरल जो है वो पॉलिसी 2010, सैंड माइनिंग पॉलिसी जो है वो अगर कहा जाए कि 2015 के बाद अमेंड होती चली गई। तो हमको ये समझ पड़ा कि भारत के अंदर वर्तमान में जो खनिज नीति है 2010 की है ना। फिर सैंड माइनिंग रूल बने 2019 के। ऐसी इतनी जो है अगर कहा जाए। दूसरा अगर कहा जाए कि विज्ञान और नवाचार के लिए मध्य प्रदेश में, यानी इनोवेशन साइंस टेक्नोलॉजी के लिए जो पॉलिसी आई वो 2022 में आई। ये सब मैंने इसलिए लगवाए यहाँ पर कि जितने ऊपर दिए कि इनके लिए पॉलिसी ये पेपरों में आती रहती कि हमको ये समझ पड़ा। तो आज हमको स्टार्टअप पॉलिसी 2022। इसके अलावा हमने अब 2000 ये जो 25 है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष है। तो सहकारिता के वर्ष के लिए हर राज्य अपनी सहकारिता नीतियों में भी काम कर रहा है। तो जैसे मध्य प्रदेश सहकारिता नीति दिखाता हूँ आपको। अब हमने भी अपनी जो सहकारिता नीति है, यानी जो कोऑपरेटिव पॉलिसी है, उसमें नई नई तरीके से जो अगर कहा जाए उसको लेकर आए। 2023 में हमने अपनी सहकारिता नीति में बदलाव किया। तो मध्य प्रदेश की सहकारिता नीति आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि अब ये 2025 अंतर्राष्ट्रीय जो अगर कहा जाए सहकारिता वर्ष की ओर जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये भी पूछ सकता है ना कि यार मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग के द्वारा कब नई जो पॉलिसी लेकर आई। यहाँ पर तो हमको दिख रहा है कि हाँ हमने सहकारिता पॉलिसी 2023 में ही जो अगर कहा जाए इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि कुछ बेसिक अगर कहा जाए प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो काम कर रही है। तो ये है। बाकी मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहा हूँ कि कोऑपरेटिव के 7 सिद्धांतों, सहकारिता के उन 7 सिद्धांतों के ऊपर हमारी ये पॉलिसी जो है वो काम करती है। आखिरी क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की रिन्यूअल एनर्जी। रिन्यूअल एनर्जी में दो चीजें याद रखना। एमपी रिन्यूअल एनर्जी पॉलिसी। ठीक है, दो ही चीज याद रखना। अब आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में पहला हेरिटेज सिटी जो है, जो ग्रीन एनर्जी से या रिन्यूएबल एनर्जी से चल रही है, वो कौन सी है, सांची। आपको क्या लगता है सांची ऐसी बन गई होगी, वो नहीं। पॉलिसी में लिखा है हमारी कि हमको काम करना है, इसीलिए हम काम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसमें पढ़ेंगे तो सब चीजें आपको समझ पड़ेंगी कि भाई जितना भी ये लिखा ना, अटेम्प्टिंग टू डेवलप 20%, 50% एंड 100% ऑफ ऑल हेरिटेज cities as a green city by 2024, 2027 एंड 2030, यानी 2024 तक मध्य प्रदेश के 20% ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को हमको रिन्यूअल एनर्जी से जोड़ना है। 27 तक 50% को, और 30 तक जितने हेरिटेज, आप मांडू जाओगे तो वहां पर किसी रिन्यूअल एनर्जी से मांडू को बिजली मिलना चाहिए।
आप ओरछा जाओगे 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से मिलना चाहिए। आप जो अगर कहा जाए सांची जाओगे तो रिन्यूएबल एनर्जी से मिलना चाहिए। आप ग्वालियर फोर्ट जाओगे, जितना हेरिटेज है हमारा। तो हमको क्या लगता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं? सरकार जो योजनाएं बनाती है उसको अधिकारी कैसे कर, इनके उनकी मजबूरी है कि इनके ऊपर काम कर। जैसे आप में से कोई सरकारी नौकरी वाला होगा तो यह लिखा हुआ है कि 2024 तक हमको जो मध्य प्रदेश के 20% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और 2030 तक 100% जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट लेवल के, सब में रिन्यूएबल एनर्जी चलाना लगाना पड़ेगी, सब में रिन्यूएबल एनर्जी से काम करना पड़ेगा। यार ये तो साफ है कि धीरे धीरे हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, कोयला या अदर जो है, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ये अब आपको क्या पढ़ना है? आप सोचिए, अगर आप एक पीएससी का मेंस भी लिख रहे हैं तो आप एक एक लाइन में लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 के मुख्य उद्देश्य ये हैं। 24 27 30 तक जो है वो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़ना, हेरिटेज साइट्स को रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़ना, भारत सरकार के नेट जीरो 2070 के लक्ष्य को हासिल करना, वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, कुछ भी और नया नहीं होता। इस बहाने मैंने कम से कम आपको 6 7 पॉलिसी आपको बता दी। इसके अलावा एक और पॉलिसी है जो न्यूज़ में अभी चलती है, मध्य प्रदेश फिल्म टूरिज्म पॉलिसी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम फिल्म टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 2024 में दो बड़ी फिल्में आई। एक तो फिल्म थी वो स्त्री टू, है ना, वो चंदेरी में शूट हुई। और एक वो भूल भुलैया थ्री, वो ओरछा पैलेस के अंदर शुरू हुई। तो ये सब फिल्म टूरिज्म पॉलिसी के कारण ही है कि हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं। तो ये लिखा है मध्य प्रदेश फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी के अंदर बकायदा है कि कैसे फिल्म क्षेत्र को एज ए पर्यटन के साथ जोड़ेंगे, और उनको इनवाइट करेंगे और उनको बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर देंगे कि आइए कम से कम हमारे राज्य में जो है वो फिल्म को शूट कीजिए। हालांकि मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में फिल्में, ठीक है, 75 साल से शूट हो रही। पाकीजा मूवी देखिए, ठीक है, कहीं वो पाकीजा मूवी यहीं मध्य प्रदेश में शूट हुई। दिल दिया दर्द लिया नाम की फिल्म का जो है वो शुरुआत का देखिए, मध्य प्रदेश टूरिज्म का आएगा, मांडू में शूट हुई वो। एक फिल्म थी किनारा, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है। आपको अगर मांडू देखना हो, आज से 40 साल पुराना, किनारा मूवी के शुरू के 20 मिनट को देख लीजिए, आपको पूरा मांडू समझ पड़ जाएगा। सब असरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल सब आ जाएगा। किनारा नाम की जितेंद्र और रेखा की फिल्म है। उसका गाना गुलजार ने बनाई थी, गाना तो बहुत हिट है उसका। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान, वो मांडू में शूट हुआ है गाना। ठीक है। तो हमको पता ही नहीं कि हमारे आसपास भी कितना कुछ हो रहा है। तो ये जो है वो चीजें हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी, मध्य प्रदेश फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2020, मध्य प्रदेश जो है अगर कहा जाए स्टार्टअप पॉलिसी 2022, मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022। रटना नहीं है, एक साथ जब भी सोचो कि मध्य प्रदेश कितनी पॉलिसी पे काम करे तो इमेज करो कि यार ये अभी 8 10 तो मैंने आज ही बता दी, है ना। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, हमको समझ पड़ा। फिर अगले पर आते हैं, मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मंदाकिनी तट, चित्रकूट, सतना। भादवा माता मंदिर नीमच बहुत फेमस है। माता बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा आगरमालवा बहुत है। ओरछा के मंदिर टीकमगढ़, मैंने जानबूझ के सरल बनाया इसको, निवाड़ी में चले गए ओरछा के मंदिर, तो अब टीकमगढ़ में है नहीं, पहले तो टीकमगढ़ में ही थे पर अब निवाड़ी में है। अब आपको लगता होगा कि हाँ यार हमको तो पता है, लेकिन ये चीजें भी इकोनॉमिक सर्वे पे लिखी हुई होती, ये चीजें भी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो अगर कहा जाए लिखी हुई होती। तो अगर हम यहाँ पर ये इकोनॉमिक सर्वे पे ही चले जाएं और 382 नंबर का पेज देखें, यहाँ से हम चले गए ये 382 नंबर के पेज पर। तो यहाँ पर आपको कुछ जो है वो मध्य प्रदेश में तीर्थ स्थलों के बारे में पूरा एक स्टोरी, यहाँ से आप जाओगे तो ये लिखा हुआ है। तो वो ये बता रहे हैं, तो कम से कम हम पूरे ना करें ना। ओमकारेश्वर खंडवा, ठीक है, मंडला जिले में जो अगर कहा जाए, मंडला का पन्ना, दतिया, जबलपुर, चित्रकूट, मेहर, ऐसे अब तो ये जिले ही हो गया यहाँ पर। सलकनपुर, अमरकंटक, महेश्वर, उज्जैन, इनमें कहीं ना कहीं कोई जगह ऐसी होगी जो हिस्टोरिकली होगी। जैसे बरमान घाट का मेला बहुत फेमस है, ठीक है, ये बहुत एग्जाम में आता है। मुल्ताई बहुत फेमस है बैतूल का यहाँ पर। महेश्वर तो देवी अहिल्याबाई के 300 वर्ष हो गए, तो महेश्वर पे तो क्वेश्चन बनेगा ही कि उन्होंने कब से कब तक शासन किया, उन्होंने अपनी कैपिटल महेश्वर कब ले गई। ठीक है, महेश्वर किस जिले के अंतर्गत आता है, महेश्वर किस नदी के किनारे है, तो वही जो अभी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी पर बताई है उसी से थोड़ा सा पीछे चले आना। फिल्म बाजीराव में भी महेश्वर का है उल्लेख, क्योंकि रावरखेड़ी जो है वो बाजीराव की समाधि खरगोन जिले में ही आती है। ठीक है, रावेर खेड़ी जो नाम की जगह है।
और अभी फिल्म आई थी पैडमैन, है ना, आज से पहले तेरी गलियां, वो वाला गाना मुझे याद तो नहीं आ रहा। हम इमेज कर सकते हैं, चीजों को याद कैसे करेंगे? हम इमेज करेंगे ना कि कौन सी चीज कहाँ देखी, अच्छा वो महेश्वर के घाट थे, अहिल्याबाई घाट पे शूट हुआ है। आप फिल्म भी देख रहे हो यार थिएटर में, तो उससे भी सीखो। ऐसा नहीं कि हमारे आसपास ही सीखने के लिए सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। हम सोचेंगे बस किताब ही हमें सिखाएगी, किताब नहीं, पूरा समाज हमको सिखाने के लिए बैठा हुआ है। और समाज से सीखने के बाद ही हम बेहतर, जो अगर कहा जाए, अधिकारी बन जाएंगे, तभी हम ये जो प्रयागराज में इस तरह की जो घटनाएं घट जाती हैं इनको हम रोक पाएंगे। क्योंकि हमारी सोच जो है वो अगर कहा जाए उस अनुरूप विकसित होगी। तो ये तो एक बेसिक सी बात है, हमको ये पता होना चाहिए। दूसरा, एकात्म धाम ऑलमोस्ट सबको मालूम है, खंडवा में है, ओमकारेश्वर में 108 फीट की एकात्म प्रतिमा जो है अगर कहा जाए वहां बन रही है, ये भी हमको पता है। ओमकारेश्वर ऑलमोस्ट पता है। तो ये जो आजकल छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इकोनॉमिक सर्वे में हमको कहीं कहीं जो है मिल जाते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि अच्छा ये इकोनॉमिक सर्वे में, तो ये जो है वो अब इसमें जैसे माता रतनगढ़ का मंदिर, अब यहाँ रतनगढ़ माता मंदिर में भी एक स्टैम्प पैड हुई थी। ठीक है, यहाँ भी एक एक बार जो है वो अगर कहा जाए, वो तो काफी प्रसिद्ध थी वो, मतलब सॉरी, प्रसिद्ध मंदिर है वो, और वो घटना भी बहुत मतलब थी उसमें, तो काफी लोग जो है अगर कैजुअलिटी भी बहुत हुई थी। तो यहीं से मैंने क्वेश्चन आपको उठाया है कि सतना में चित्रकूट में वनदेवी मंदिर परिसर है, भादवा माता मंदिर नीमच में है, बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा में है। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ से बनाया है, यानी प्रश्न मैंने कहाँ से डिजाइन किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से मैंने उसको डिजाइन करा। ये सब मेरे खुद के पेपर होते हैं, चाहे वो मैं पीएससी के प्री के टेस्ट सीरीज बनाऊं, चाहे कुछ बनाऊं। ठीक है, कट पेस्ट वाला कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता। अब निम्नलिखित में से किस स्थान को पवित्र नगरी घोषित नहीं किया गया? मेहर, अमरकंटक, ओरछा, महेश्वर। इसी आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर हम जाएं तो ये पवित्र नगरी है। ऑलमोस्ट आप ध्यान से देखो, इन्हीं पवित्र नदियों में से ज्यादातर जगहों के आसपास अभी हमने क्या करा, शराबबंदी करी। अब आप तो पढ़ रहे हैं 1 साल पुराना इकोनॉमिक सर्वे, पर अभी मध्य प्रदेश में अगर आप यहाँ एक सिंपल कीवर्ड टाइप करें, यहाँ पर मध्य प्रदेश में शराबबंदी, तो हम कहाँ शराबबंदी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? उन पवित्र जगह कहा जाए 17 शहर, ये वो 17 शहर हैं, इनमें से कोई सा भी पढ़ सकते हो, जिसका भी अच्छा लगे आप उसको पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। जिन 17 शहरों की इसमें बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं वही हैं जो वहाँ है ना, जैसे लिखा अमरकंटक, ओमकारेश्वर, महेश्वर, चित्रकूट, ओरछा। आप यहाँ पर जाओ, इसमें से ज्यादातर आपको मिल जाएंगे, पूरे तो नहीं मिलेंगे लेकिन ज्यादातर जो है वो आपको जो है वो मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये मंडला है, ये पन्ना है, ये सब जो है अगर कहा जाए इनमें आ रहे हैं ना। पूरे एग्जैक्ट ऐसे समझना है कि मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, कुछ जो है वो अगर कहा जाए अलग भी हैं, कुछ जो है वो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है, उसके कारण इसमें जो है वो शुरू किया गया। उसमें जैसे ऊर्जा वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो बस पेपर पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो आसपास तक चले जाएंगे। यहाँ पर फिर है एमपी सीईआरटी का मुख्य दायित्व क्या है? अब ये आपका जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं या इस तरह के कोई टेक्निकल पेपर दे रहे हैं, उसमें जो आईटी वाला सेक्टर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, भ्रष्टाचार रोकना, साइबर सुरक्षा, उद्यमशीलता, रोजगार, कृषि तकनीक, तो ये साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए यहाँ पर, अब नाम में ही क्या होता है कि नाम का फुल फॉर्म जो है, एक तो देखो सीईआरटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ी एजेंसी है जो आपको किसी भी साइबर थ्रेट के बारे में जानकारी देती है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं, नंबर ऑफ साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट आदि की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। इसी के तहत हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एमपीसीईआरटी यानी मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का जो है वो गठन किया गया। उद्देश्य यह है कि लोगों को साइबर सुरक्षा से संबंधित जो है वो अगर कहा जाए जानकारी दें, साइबर सुरक्षा को जो है वो बढ़ाएं। तो ये आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश के अंदर, इसको एमपीसीआरटी बोलते हैं, इसको स्टेट कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये आपको एग्जाम में आ सकता है। और सीआरटी तो इतना फेमस है, इतना फेमस है कि हर दिन, मतलब एक दो दिन में अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये वेबसाइट वॉच करना चाहिए सबको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कहा जाए, इस वेबसाइट के ऊपर जब हम जाते हैं तो ये चीजें हमको समझ पड़ती हैं यहाँ। तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको थ्रेट की जानकारी भी मिलती है, जो थ्रेट है उनकी जानकारी भी जो है वो हमको इस वेबसाइट के अंदर जो है वो देखने को जो है वो मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। ये क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको बता ही दिया।
कि कैसे इसको प्लान करना है। फिर अगला, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत ई ऑफिस नामक मिशन मोड प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड में किसके माध्यम से लागू किया गया, कौन सी एजेंसी है जो इसको कर रही है। तो पहले तो हमको समझ पड़ा कि ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन के ऊपर हमारे पास एक ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन है, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हमको पता होना चाहिए। दूसरा, एनआईसी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, बकायदा आर्टिकल छपा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेट द ई ऑफिस एज ए कोर मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। आपको मालूम होगा ई गवर्नेंस प्लान में तीन तरह के प्लान होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल के, एक होते हैं स्टेट के, और एक होते हैं इंटीग्रेटेड प्लान। इंटीग्रेटेड मतलब जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर जो है वो काम करते हैं, ई गवर्नेंस के अंतर्गत है ना, मिशन मोड प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है हमेशा। तो ये रिस्पॉन्स द लॉन्ग स्टैंडिंग नीड ऑफ एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो ये इसके ऊपर है, बकायदा नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू द एनआईसी एंड सिंस अप्रैल 2014 ऑफिस वर्क हैज बीन सक्सेसफुली डन थ्रू द ई ऑफिस। हमारे यहाँ ई ऑफिस सिस्टम कब से प्रॉपर काम कर रहा है ये हमको पता चला। और ई ऑफिस जो है वो मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंदर आता है ना, तो ये अगर आप यहाँ पर सिंपल मिशन मोड प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए, ठीक है। मिशन मोड प्रोजेक्ट, तो ये अगर कहा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कोई पूछे कितने तरह के मिशन मोड प्रोजेक्ट है, तो मिशन मोड प्रोजेक्ट की तीन कैटेगरी दिख रही है, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड। तो सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड के अंदर यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको जैसे अब इसको रटना भी नहीं ना, बैंकिंग है तो वो सेंट्रल ही होगा, है ना। राज्य की खुद की बैंकिंग व्यवस्था नहीं होती, इनकम टैक्स राज्य का नहीं होता, इंश्योरेंस सेवाएं भारत सरकार नियंत्रित करती है ना, ये सब सेंट्रल के हैं। ऐसी स्टेट में हेल्थ हमारे खुद का है, एजुकेशन हमारा खुद का है, पीडीएस हम देख रहे हैं अपना, ई पंचायत हम देख रहे हैं, ई डिस्ट्रिक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर। और ये जैसे अगर कहा जाए ई कोर्ट, ई प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है उपार्जन, खरीदी, सरकार जो खरीदती है उसको प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, ई टेंडर, ये सब जो है अगर कहा जाए ऐसे तीन कैटेगरी में हमने मिशन मोड प्रोजेक्ट को जो है वो डिजाइन कर रखा है। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अगर कहा जाए प्ले हो रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ई ऑफिस बकायदा अगर आपको दिख रहा है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत ये सब आपके जो है वो नॉर्मल पीएससी में यूनिट 9 के अंदर, और जो नया वाला सिलेबस आया असिस्टेंट प्रोफेसर वाला उसमें भी पूरा कोर मॉड्यूल के अंदर जो है वो टॉपिक इसको जो है वो डाला गया। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे जो है वो आपको बन सकते हैं। फिर अगला है, मध्य प्रदेश के जीआई उत्पादों के संबंध में कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है। लोह शिल्प डिंडोरी, सरवती गेहूं सिरोर, बार सिवनी की साड़ी मंडला, पाषाण शिल्प जबलपुर। अब मैंने ये क्यों लिया ये समझाता हूँ मैं आपको। देखो यूं तो आपको ऑलमोस्ट मालूम होगा कि जो है वो जीआई टैग कितने हैं वो सब आप कर ही रहे होंगे। लेकिन कुछ जीआई टैग ऐसे होते हैं जो क्लैश होते हैं जिलों के कारण, है ना। जैसे सपोज कोई जीआई टैग जो है वो झाबुआ का है और अलीराजपुर के साथ जो है वो कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो जैसे यहाँ लिखा ना कि वो आप नीचे देखो, जैसे अभी नो का दिया हुआ है कि 2022-23 में, तो उज्जैन के बटिक प्रिंट, जबलपुर के पाषाण शिल्प, पाषाणों का मतलब है स्टोन जो क्राफ्ट होता है वहाँ का, बालाघाट की बार सिवनी की साड़ी। तो जो बारह सिवनी की साड़ी, अब वो बालाघाट आ रहा है, अब हमको ये माल कंफ्यूज हो गया, मंडला लगा है। रीवा का तो सुंदराजाम बहुत फेमस है, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, आपको मालूम ही है कि जब आप पाटनगढ़ जाओगे तो जनगण श्याम ने, जब अगर कहा जाए कि उन पेंटिंग्स को कितनी पहचान दिलाई भारत से बाहर, जापान में मिथिला म्यूजियम है जनगण श्याम की पेंटिंगों के लिए, है ना। हालांकि उन्होंने वहीं सुसाइड कर लिया था जनगण श्याम ने, कुछ परिस्थितियां रही, बट वो कम से कम जो है वो चित्रकारों के लिए एक मिसाल बनकर गए। और उसके बाद इन पेंटिंग्स का रख रखाव और इनके प्रति जो समाज का नजरिया है वो बदला, और आज जो है वो ट्राइबल पेंटिंग्स अपने आप में एक अलग रोल प्ले कर रही हैं। मुरैना की गजल, सीहोर का सरवती गेहूं, डिंडोरी का लोह शिल्प, अगर यह ट्राइब करती है लोह शिल्प वहाँ पे काफी फेमस है वहाँ के। इस तरह से तो ये मैंने इसलिए लिया कि ये क्लैश बहुत हो जाती हैं चीजें आपस में, और कभी हमको इनको हमेशा ऐसे याद करना कि जो आसपास हो, आसपास वाला है ना, अलीराजपुर झाबुआ क्लैश ज्यादा होगा, है ना, खंडवा खरगोन क्लैश ज्यादा होगा, है ना। वो ओमकारेश्वर पता चले जाओ, ओमकारेश्वर महेश्वर में कंफ्यूज हो गए, और ओमकारेश्वर जो है वो उठाकर जो है वो खरगोन जिला मारे आए। तो इसलिए कभी ऐसा रहता है कि जो पेयर में जिले दिखते हैं उनको इस तरह से पढ़िए। फिर अगला है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, ये पिछले साल भी मैंने इकोनॉमिक सर्वे में लिया था, क्वेश्चन आया भी था। ये संस्थान मध्य प्रदेश सरकार का एकेडमिक थिंक टैंक है, बिल्कुल जैसे वहाँ नीति आयोग काम कर रहा है सेंट्रल में, वैसे हमारे यहाँ थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। हालांकि राज्य नीति आयोग एक अलग है, ऐसा मत समझना कि नीति आयोग है ये, राज्य नीति आयोग एक अलग है।
इस संस्थान की स्थापना 2009 में की गई, ये गलत है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है, ये सही है। और ये संस्थान भोपाल में स्थित है। तो कोई भोपाल का बच्चा होगा तो अभी तैयारी अच्छी करो, डिप्टी कलेक्टर बनो, फिर उसके बाद वही इसी इंस्टीट्यूट के बगल में यहीं जाना। ट्रेनिंग मॉड्यूल तुम्हारे कुछ यहाँ भी होंगे, बढ़िया ट्रेनिंग लेना। और जस्ट अगली छलांग पर इसके बगल में होटल ताज है, वहाँ चाय की चुस्कियों से उस छोटे से तालाब को देखना और अपने इन जो अगर कहा जाए तकलीफ और थकावटी दिनों को याद करना, तो बहुत सुकून मिलेगा। थोड़ा कई बार लगता है ना, अभी कंफर्ट जोन में रहोगे तो फिर बाद में कंफर्ट जोन में रहने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, उसके बाद तो इंतजार कर रहा है तुम्हारे लिए सब जो है अगर कहा जाए दुनिया। तो अभी हमारे सामने है कि इस संस्थान में 2009 में, तो अभी हमने इसका आर्टिकल लिया है, स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो पूरा आर्टिकल दिख रहा है। इन द ईयर ऑफ 2007 रियलाइज द फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस। ठीक है, ये हमने खड़ा करा और ये भोपाल में काम करता है, काफ़ी हमारी पॉलिसी को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल के मतलब इंस्टीट्यूशन का जो है वो रोल प्ले जो है कर रहा है। तो ये साकार हुई, ये हमको पता होना चाहिए। दूसरा ये थिंक टैंक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जो है वो अगर कहा जाए आता है। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, उसके ऊपर है कि वो क्या क्वेश्चन जो है वो पंच करेगा। फिर अगला जो है वो है सतत विकास लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में 17 लक्ष्य और 168 टारगेट हैं। दूसरा कि वर्ष 2016 में, ये बिल्कुल सही है ना, उसमें लक्ष्य तो सबको पता होते हैं लेकिन टारगेट किसी को नहीं पता। वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा राज्यों को सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, ये भी सही है। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के द्वारा प्रदेश में एसडीजी के कार्य के लिए योजना तैयार की जा रही, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में इसका जो इंडेक्स होता है वो नीति आयोग जारी करता है। और भारत में सांख्यिक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा एसडीजी रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, गलत है। ये नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। ठीक है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है 2023 की, पूरी रिपोर्ट तो यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन मेरे पास उसकी ओरिजिनल कॉपी है यहाँ पे। तो ये आपको मैं रफली इस रिपोर्ट में, एक सेकेंड, इस रिपोर्ट में थोड़ा सा हल्का फुल्का मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। यहीं कहीं देखिए कहाँ गई एसडीजी, मैंने सेव तो यहीं कर रखी है। 365 पेज की रिपोर्ट तो आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। मैं एमपी के लिए भी बता दे रहा हूँ, पूरी रिपोर्ट तो मुझे अलग से आप लोगों को एक लेक्चर लेके पढ़ाना पड़ेगा। अब क्या बच्चे एक तो चैनल फॉलो भी नहीं करते, देखते भी नहीं ना, तो मेरा मन ही नहीं करता कि मैं क्या प्रयास करूँ किसी के लिए। ठीक है, क्योंकि चीजें तो बहुत समझ पड़ती है कि क्या आने वाला है, क्या देने वाले बच्चे को, पर वो एफर्ट ही नहीं आता कोई। जो अब इसके पहले वाले वीडियो में 22-23 बच्चों ने लाइक लग करा उसमें, मैंने कहा 1,000 लोगों, मतलब क्या उसमें कमी लगी। 2 घंटे की क्लास में कभी ऐसा नहीं कि कोई कहानी किससे फालतू की चीजें चर्चा कर रहा हूँ, बेबुनियादी कहानी किससे सुना रहे हैं। उसके बाद भी अगर कहा जाए, इसलिए नहीं कि मतलब उससे मेरे को कोई बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा उससे, बट टूबे नहीं समझ पड़ता ना कि जिसके लिए कर रहे हैं उसको जरूरत है कि नहीं है। नहीं है तो फिर जो जो अगर कहा जाए कि जो कहा जाता था ना पहले कि दान सुपात्र को दिया जाए, वो वाली कहानी होती थी कि हम प्रयास कर रहे हैं तो उसकी नीड सामने वाले को है कि नहीं, नहीं है तो फिर क्यों प्रयास करें, बाकी तो चीजें जो चली रही। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पिछला स्कोर था हमारा एसडीजी में 62, अब हो गया 67। एक ये फिगर सबको याद रख। ठीक है, इंडिया का स्कोर काफी अच्छा है, 71 है। इसमें सबसे बुरी हालत हमारी जिस गोल में है वो आप स्क्रीन पे देखो। देखिए 4 कैटेगरी होती हैं, चारों में से हम 3 कैटेगरी में तो जगह बना पाए, चौथी जो अचीवर होती है 100 स्कोर के साथ, उसमें हम कहीं भी एक में भी हमको अचीवर नहीं मिला। बाकी सब में अगर हम ध्यान से देखें इसके अंदर, तो हमारी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है एसडीजी अगर कहा जाए 5 में। क्योंकि देखो पिछली बार हमारी रैंक ऑरेंज थी, यानी ठीक ठाक स्थिति पर थे। इस बार हमारी रैंक उससे कम होगी। तो सबसे बुरा प्रदर्शन हमने अगर किसी एसडीजी में किया, तो हमने एसडीजी 5 में जितना बुरा प्रदर्शन किया उतना बुरा प्रदर्शन हमने किसी ने किया, क्योंकि पहले हमारा जो है स्कोर लगभग जो है अगर कहा जाए 50+ था, अब वो 50 से नीचे आ गया। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इन 3 गोलों में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एसडीजी 7 में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, एसडीजी 12 में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और एसडीजी 15 में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि इनमें हमें 90 या 90 से अधिक स्कोर जो है वो मिले। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और बाकी में तो जो है वो अगर कहा जाए हमारा प्रदर्शन ठीक ठाक जो है वो चल ही रहा है। तो एसडीजी जिसमें अगर टेक्निकली अगर कहा जाए कि स्टेट्स को उसके प्रदर्शन के आधार पर नीति आयोग ने 4 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। और इनमें चौथी जो कैटेगरी है जिसको अपन बोलते हैं अचीवर, वहां तक
जो है वो अगर कहा जाए कि बड़ा मुश्किल है कि कई राज्य जो है वो पहुंच पाए। दूसरा, एसडीजी में एक और इम्पोर्टेंट जो बात है कि मध्य प्रदेश का पिछली बार की तुलना में एसडीजी में काफी अच्छा जो है वो इम्प्रूवमेंट है। वो भी मेरे पास जो है वो यहाँ पर है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे इतना टाइप करूंगा तो ये आपको आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ रखा है ना, तो मुझे ये पता है कि वो चीज। तो अभी ये जो है इसमें आपको दिख रहा है कि जिन राज्यों ने ये लिखा ना कि 32 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो है वो फ्रंट रनर कैटेगरी विद 10 न्यू, यानी फ्रंट रनर की जो कैटेगरी, चार कैटेगरी होती है फ्रंट रनर की जो कैटेगरी, उसमें जो 10 नए राज्य आए उनमें मध्य प्रदेश भी, ये अच्छी बात है। मतलब हमको खुश होना चाहिए कि यार हम पिछली बार की तुलना में हम जो है वो अगर कहा जाए छलांग लगा के अच्छी स्थिति में आए उन 10 राज्यों में। तो टोटल ओवरऑल जो अगर कहा जाए इसमें कैटेगरीज चार होती हैं, एस्पिरेंट से लेकर अचीवर्स तक होती हैं। ठीक है। एस्पिरेंट सबसे बुरा स्कोर होता है, 50 नंबर से कम। ठीक है, परफॉर्मर, फिर फ्रंट रनर। फ्रंट रनर अच्छा माना जाता है 65 to 99 के बीच का जो स्कोर, और अचीवर 100। तो हम जो है अगर कहा जाए जैसे ऑलमोस्ट अगर कहा जाए कि भारत में जो फ्रंट रनर स्टेट है 2023-24 के, ओवरऑल इंडिया में हमारी कहानी यहाँ पर ओवरऑल मतलब ग्रीन हो गए हम, अच्छी बात है, ये एक बेनिफिट है। यहाँ पर पिछली बार नहीं थे हम, पिछली बार परफॉर्मर थे, ये देखिए है ना, पीला कलर दिख रहा है जो अगर कहा जाए ये है। बाकी मैं इस रिपोर्ट को पढ़ाऊंगा अभी आप लोग ना, अभी 2-4 दिन में, जिस दिन मेरे पास समय होगा एग्जाम से पहले करा दूंगा। ये तो अगले 1 साल तक काम आएगी, जितने भी एमपीपीएससी के अदर एग्जाम्स होंगे उन सब में। अगले के ऊपर आते हैं, ये मैंने समझा दिया आपको कि कैसे इसको जो है वो याद करना है। फिर अगला है, अनुसूचित जनजाति युवाओं को रोजगार मूलक आर्थिक सहायता हेतु निम्नलिखित में से किस योजना का संचालन आदिवासी वित्त विकास निगम, ठीक है, के द्वारा क्या, याद रखना जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम याद रखना, ट्राइबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो उसके द्वारा किया जा रहा है। तो भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना, ये तीनों योजनाएं ये विभाग जो है वो चला रहा है। और भी जनजाति कल्याण के लिए योजना है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि जो अगर कहा जाए आहार अनुदान योजना, तो टेक्निकली ये योजना, लेकिन यहाँ पर ये जो फाइनेंस वाला है आदिवासी वित्त विकास निगम, ये इन योजनाओं को, तीन योजनाओं का संचालन चला रहा है ना। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ किसमें कितना फंड मिलेगा, तो उसको फिर से पढ़ के हम अपना समय ही खराब करेंगे। फिर अगला है शंकर शाह और रानी दुर्गावती प्रोत्साहन योजना निम्न में से किससे संबंधित है। क्या स्कूल एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से, टेक्निकल एजुकेशन से, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पंच कर सकता है कि भाई उसका संबंध जो है वो किससे। तो अनुसूचित जनजाति की उद्यमशीलता को बढ़ाने से, मैंने ऐसे चार ऑप्शंस आपको बनाने की कोशिश करी। अनुसूचित जनजाति में कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में विदेशी शिक्षा हेतु प्रोत्साहन हेतु। आंसर जो है वो 10th और 12th के बच्चों को जो है वो कैसे मुख्य धारा में लाए उनको, मतलब अगर उन्होंने 90% प्लस स्कोर लिए हैं या 90% वाली लाइन में है, तो हम उनको जो है वो मतलब सम्मानित करते हैं, और उसमें पैसा भी जो है वो दिया जाता है। तो बकायदा ये लिखा हुआ है कि 12वीं कक्षा में मेरिट में 3 स्थानों पर प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उन्हें 51,000, 40,000, 30,000, राज्य स्तर पर जो है वो 15,000, 10,000, 5,000, ये ऐसा उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है ना। बाकी ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये हमको एक रफली इतना पता होना चाहिए, इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो पंच हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। तो पहला है 500 से अधिक की आबादी जो है वो वाले अनुसूचित जनजाति की 500 से अधिक आबादी वाले ग्राम जिसमें अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है वो 50% निवासरत है। 500 की आबादी वाले ग्राम जिसमें अनुसूचित जाति की आबादी 50%, ए और बी दोनों यहाँ पर। तो पहले देखिए दो योजनाएं अलग अलग चल रही। एक है ऐसे गांव जहाँ 50%, कम से कम 50% जो आबादी है अनुसूचित जाति की, वहां है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। यही स्कीम में अगर हम अनुसूचित जाति शब्द की जगह जनजाति कर दें, तो इस स्कीम का नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। यहाँ आदर्श ग्राम योजना तो दिख रही है, इसी को अगर हम यहाँ दूसरे नजरिए से ले लें, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है वही योजना, कंपोनेंट सेम है, सब कुछ जो जो करेगी सरकार उस योजना में वही कंपोनेंट इस योजना के अंदर, कुछ भी जो अगर कहा जाए इसमें बदलाव नहीं है।
मध्य प्रदेश शासन का है मध्य प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम, तो लिखा हुआ भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में विशेष केंद्रीय सहायता की योजना में प्रधानमंत्री यहाँ पर। अब इसमें जो है अगर आप देखोगे तो इसमें सीधी सी बात है कि जो जनजाति बहुल क्षेत्र हैं उनके लिए ये योजना जो है वो जनजाति कार्य विभाग से चल रही है, तो जनजाति बहुलों के लिए ही होगी। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आते हैं। तो बस यही आपको याद रखना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ लीजिए। इसके तहत अनुसूचित अनु अन- अनु सॉरी अधिसूचित जनजातियों के साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति आबादी वाले 500 अनुसूचित जनजाति वाले इतने इतने गांव की परिकल्पना की, वो हमारे लिए काम करने कितने की गई। बट टेक्निकली ये है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कब से चल रही है, कब तक चलेगी, 21 22 से 25 26 तक। ऐसे ही क्वेश्चन आप क्या सोच रहे हो, वो जो ट्राइब वाला टॉपिक उसमें क्या आएगा? ठीक है, धरती आबा योजना कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, सिकल सेल उन्मूलन मिशन कब शुरू हुआ? ठीक है, ये प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई? क्या प्रश्न बनाएगा? यही तो बनाएगा ना। तो हम इस तरह से उनको देखेंगे तभी हमको आंसर तक पहुंचने का मौका मिलेगा, अदरवाइज तो जो है चल रही गाड़ी जैसे चली रही है। तो ये मतलब अनुसूचित जाति से संबंधित लिया हमने, और वो एक अनुसूचित जनजाति से। फिर अगला जो है वो अगर कहा जाए सामाजिक समावेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा, पूरे इकोनॉमिक सर्वे की क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन जो है वो हमारा खुद का दिमाग का नहीं है, जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसी के प्रश्नों को लेकर हम जो है वो आगे बढ़े। तो सामाजिक समावेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या में राज्य की जनजातियों का प्रतिशत 14.7 था। ठीक है। दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 41.5 थी। मध्य प्रदेश में देश की सबसे अधिक 15.3 मिलियन अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 59.6% है। ये मैंने यहाँ पर लगाया। तो ये पूरा जो लगाया कि मध्य प्रदेश में क्यों गलत है। मध्य प्रदेश में देश की 15.3 मिलियन जो अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं, जो हमने यहाँ पर जो है वो कहीं लिया है ये। दूसरा मतलब 1.5 करोड़, है ना। फिर नीचे लिखा है कि अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 50.6, पुरुष की इतनी है और महिला की इतनी, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। यहाँ पर टोटल जो अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पर ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6 उस समय, ये मतलब पुराना है 2011 की जनगणना से जो है। अब तो जो है वो इस स्थिति में 21.1%। तो ये एक प्रश्न जो है वो आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है ट्राइब वाला। मैं एक छोटा सा फिगर आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा फिगर आपको डेमोग्राफी का दिखा देता हूँ मैं, जो आपको याद रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू 2011, ज्यादा नहीं यहाँ पर। तो हम ये चले गए अकॉर्डिंग टू 2011 की जो सेंसस, उसमें हमें दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में कुल जो आबादी है उसका 21.1% अनुसूचित जो है वो जनजाति का है। इस आबादी में जो है अगर कहा जाए 27.2% आबादी गांवों में अनुसूचित जनजाति की है, और शहरों में जो है वो 5.2। यानी आपको एक बात इससे इनडायरेक्ट क्या समझ पड़ी कि अगर मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति के हित एवं कल्याण एवं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई योजना चलाना चाहती तो शहर की तुलना में गांव में ज्यादा दौड़ लगाना पड़ेगी। क्योंकि आज हमारी कुल आबादी अगर हम 100 लोग देखें तो 100 में से 27.2% गाँव के लोग अनुसूचित जनजाति से, और 5.2% शहर के लोग अनुसूचित जनजाति से। यानी हर 100 में से 5 आदमी शहर में ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, और गांव में मोटा मोटा माने तो 27। तो हमको वहां काम करना चाहिए। ये आंकड़े यहाँ काम करते हैं, लेकिन हम इस पर ध्यान ही नहीं देते कभी। सरकार इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे दे तो काम होगा। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ फिगर्स दिख रहे हैं। अगर ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो जो टॉप में हमको दिख रहा है तो लक्षद्वीप में 94.8%, मिजोरम में 94.4%, तो स्टेट वाइज मिजोरम और यूनियन टेरिटरी वाइज लक्षद्वीप। बॉटम में देखें तो यूपी में केवल 0.6%, और तमिलनाडु फिर उसके बाद। तो इन राज्यों में अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाओं पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता। यूपी के चुनावी मुद्दों में शेड्यूल ट्राइब के मुद्दे नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ शेड्यूल कास्ट के मुद्दे ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे सामने जो है वो ये जो अगर कहा जाए कि मतलब पता होना चाहिए कि मतलब
कैसे जो है वो 2011 में ये आंकड़ा रहेगा। रूरल और अर्बन मुझे नहीं लगता कि आपके काम का है, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको पूरा जो है वो रिवीजन, मैं पढ़ा चुका हूँ ये पहले भी। मतलब बच्चे यूट्यूब पे मेरे पुराने वीडियो भी नहीं देखते, सब क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सब मैं ये चीज़ें डिस्कशन करता हूँ अपने लेक्चर्स में। तो 2011 में मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम डिवीजन की बात करें, ये डिवीजन दिख रहा है, इन डिवीजन में हम ध्यान से देखें तो शहडोल डिवीजन आप देखिए यहाँ पर बकायदा 46.1% जो आबादी है वो ट्राइबल पॉपुलेशन की। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमको दिख रहा है तो वो है इंदौर डिवीजन, जिसमें 42.8% आबादी जो है वो हमको दिखाई दे। सबसे कम फिगर्स में अगर हम यहाँ जाए तो एक फिगर हमको दिख रहा है चंबल 4.2, क्योंकि और शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर। इस तरह से हम इन आंकड़ों को देख सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के किस संभाग में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ कितनी है यहाँ पर। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले तीन जिलों में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी ये टॉप थ्री हो गए। बॉटम, क्योंकि जब ये आंकड़े थे तो 50 ही थे, भिंड, मुरैना, दतिया वो जस्टिफाई भी हो गए इकोनॉमिक सर्वे के, सॉरी, डिवीजन के आंकड़ों के साथ। बाकी तो अभी मैं इसमें नहीं करा पाऊंगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। अगले के ऊपर जो है वो अपन बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, वो पेपर ही बंद हो गया मेरा जिससे मैं आपको करा रहा था। बस एक सेकंड। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में खनिज खंडों की नीलामी में मध्य प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर, वो अभी भी हम फर्स्ट ही हैं। ठीक है, अभी जो 2 महीने पेपर में जो है वो अगर कहा जाए हमने जो मिनरल कॉन्क्लेव कराया है, हम अभी भी फर्स्ट हैं यहाँ पर, तो प्रथम है। हालांकि पुराने में भी ये लिखा हुआ है कि दिनांक 22 जनवरी 2024 को केंद्रीय भू वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की बैठक डैश 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 खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन भोपाल में हुआ। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में खनिज खंडों यानी माइनिंग ब्लॉक की नीलामी में प्रथम स्थान पर आने पे भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। ये इकोनॉमिक सर्वे का ही पोस्ट लगा हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। फिर अगला है विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 2 फरवरी, क्योंकि हम वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी को, मतलब आर्द्र भूमि दिवस जिसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस रामसर स्थल पर आयोजित किया गया? सिरपुर, भोजताल, तवा, सांग। इसमें दो क्वेश्चन तैयार होगा। पहला तो ये हो गया कि हमारे पास ये जो है अगर कहा जाए रामसर साइट, 5 रामसर साइट अभी हमारे पास, इसमें से ये चार तो यहाँ आई गई यहाँ पर। तो सिरपुर, भोजताल, भोजताल मतलब जो भोपाल का बड़ा तालाब है। तवा नर्मदापुरम में इटारसी के पास पड़ता है, तवा रिजर्वायर अभी 2024 में ही रामसर से जो है वो जुड़ा है। सांग के सागर जो है वो झील शिवपुरी, ये तो हमको दिख ही रहा है। तो इसमें उन्होंने खुद इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको जो है वो जोड़ा यहाँ पर कि रामसर संधि पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 2 फरवरी 2024 को सिरपुर इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सिरपुर को इंदौर का बच्चा हुआ तो जानता होगा, जब इंदौर से मांडू जाते हैं तो रोड पे ही सिरपुर साइड पड़ती है, मतलब इंदौर से बाहर निकलते समय ही वो साइड जो है वो आपने को देखने को मिलेगी। तो टेक्निकली जो है वो नीचे आपको दो फिगर और अच्छे मिल रहे हैं जो आपको शायद जो अगर कहा जाए कि याद रखना है। एक क्वेश्चन ऊपर मिल रहा है कि वेटलैंड को धरती के गुर्दे कहा जाता है। ठीक है, आर्द्र भूमि जो है, गुर्दे मतलब किडनी, जैसे कहते हैं ना कि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो अमेजॉन फॉरेस्ट, जो अमेजॉन के वर्षा वन है, वो फॉरेस्ट दुनिया में संसार के फेफड़े कहलाते, ये गुर्दे कहलाते हैं वेटलैंड को। यहाँ एक क्वेश्चन हमको ये मिला। दूसरा कि वेटलैंड के लिए हमने 2017 में जो है वो नियम बनाया, ये लिखा हुआ है वेटलैंड रूल 2017। ये क्वेश्चन भी लिंक होते हैं, उनको जो है वो याद रखना पड़ते हैं यहाँ पर। भारत के कुल अनुमानित बाघों का लगभग कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? 15, 25, 30 यहाँ पर? तो 25% यहाँ पर हम देखें कि अखिल भारतीय बाघ जो है वो आकलन वर्ष 2022 के परिणाम 29 जुलाई 2023 को घोषित किए गए, और उसमें 785 बाघों के साथ हम प्रथम नंबर पे हैं। जो भारत के कुल 3167 बाघों का 25%। तो हम जो है वो टाइगर स्टेट, आज बहुत सारे उसमें हम टाइगर स्टेट भी हैं, लेपर्ड स्टेट यानी जो है तेंदुआ स्टेट भी हैं, हम पैंथर चीता स्टेट भी हैं। ठीक है, वुल्फ यानी अगर कहा जाए भेड़िए के लिए भी हम जो है वो जाने जाते हैं। तो आज अगर कहा जाए हम घड़ियालों के लिए, वुल्फ के लिए, जो है वो गिद्ध के लिए, और क्या बोलते हैं लेपर्ड या तेंदुए के लिए, चीते के लिए, इन सब में हम नंबर 1 स्टेट है। इन सब में हमारी एक इम्पोर्टेंट रोल है भारत के अंदर। तो 25%, इस बहाने हमको जो है वो फिगर समझ पड़ा।
कि हमने अच्छा ठीक है इम्प्रूव किया। और यही रीजन है कि आज हमारे पास 8 टाइगर, देखो जो माधव नेशनल पार्क है अभी वो टाइगर रिजर्व में अधिसूचित नहीं हुआ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हिसाब से। तो आज की स्थिति में 8 ही टाइगर रिजर्व। आप रातापानी को ही 8वां टाइगर रिजर्व मानेंगे, नोवा नहीं बोलेंगे जो है वो कोई, है ना। फिर अगला जो है वो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था कहाँ स्थापित की गई? इंदौर, जबलपुर, मंडला, भोपाल। तो इसका आंसर है भोपाल। स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज, एक सेकंड, राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई के तहत डैश 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 भोपाल में के माध्यम से की जा रही है। यहाँ पर 1 लाइन का है, याद भी नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बांधवगढ़ में उमरिया में हाथियों की मौत हुई, इसीलिए ये क्वेश्चन, मौत तो अभी हुई पर फिगर पुराना है, इसलिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन है इस इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 2 का। पार्ट 3 अब जो है वो अगर आपको जो है वो कल या परसों जो है वो मिल जाएगा, संडे को मिलेगा पार्ट 3। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कमेंट अच्छे आना चाहिए, मजा आना चाहिए, मतलब फील होना चाहिए कि हाँ यार, मैं जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी जी तोड़ मेरे साथ जो है वो मेहनत कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ की राशि स्वीकृत थी? 1.05 करोड़। ये फिगर कहीं कोई नहीं पढ़ के जाएगा, ये फिगर कहीं कोई नहीं पढ़ के जाएगा, ये मैंने इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे का आर्टिकल जो है वो डाला इसके अंदर। तो लिखा हुआ है कि नवीन योजनाओं में चीता प्रबंधन योजना जंगली हाथियों का प्रबंधन के लिए 3 करोड़, देखो चीता के लिए जो है वो अगर कहा जाए 3 करोड़ रुपए, और जंगली हाथियों के लिए 1.05 करोड़ रुपए 2023-24 में स्वीकृत किए गए। उसके बाद भी हम उस फंड को उनकी मॉनिटरिंग पे खर्च नहीं कर पाए, गलत जगह गए, इन्फेक्टेड फंगल वाली जो है वो कोदो कुटकी खाने से वो हाथियों की मौत हो गई और हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। तो वो 1 करोड़ रुपए केवल उन रख रखाव पे नहीं था कि उनको कुछ खिलाना, केवल देखना, वॉच करना, मॉनिटरिंग करने के लिए जो अगर कहा जाए ये पैसा था। तो 1.05 करोड़ हमने उनकी मॉनिटरिंग के ऊपर खर्च करने की बात की थी। तो चलिए, बहुत धन्यवाद, ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले। अच्छी खूब ईमानदारी से मेहनत कीजिए। किसी को अगर आप में से असिस्टेंट प्रोफेसर या मतलब स्पोर्ट ऑफिसर, ग्रंथपाल जैसे जो पेपर में पार्ट बने, वो अगर पढ़ना, तो एक बार मेरा कोर्स देख लेना, आपका मतलब जैसे कहते हैं ना आत्मा खुश हो जाएगी, वैसा कोर्स डिजाइन किया मैंने। अभी उसमें 150 प्लस वीडियो हैं और टेस्ट सीरीज भी आएगी उसमें। अभी मैं इकोनॉमिक सर्वे का वेट कर रहा हूँ नए, क्योंकि अभी एग्जाम है नहीं उसके किसी के भी, तो नए एक जैसे इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तो उसके आधार पर नए क्वेश्चंस के हिसाब से डिजाइन करके डालूंगा टेस्ट सीरीज, उसके अंदर साथ में रहती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी को तैयारी करना है तो उसका भी बहुत अच्छा कोर्स है। बाकी मेरी ऐप नीचे दी गई है, डाउनलोड करिए। कुछ वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको भी देखिए, उसमें भी आपको मजा आएगा चीज़ें समझने का। और बाकी आपके साथ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, जितनी कोशिश बन सकती है उतनी तो करता ही हूँ, जितना है। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को एक बार जरूर शेयर करिए कि हम 1 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे पढ़ ही रहे हैं, है ना। इसमें हमारा पढ़ने का ही उत्साह है, बाकी चीज़ों का नहीं। तो सबको धन्यवाद, ईश्वर करे आप सबको सफलता मिले। ये वैसे मैं वीडियो 2 घंटे का बनाने वाला था, पर क्या है कि अभी मेरे बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे बच्चों के, अभी प्रिंसिपल क्लास 1 के इंटरव्यू, और वो 300 प्लस स्टूडेंट है मेरे पास। तो उनकी इतनी क्वायरीज होती हैं कि उसको सॉल्व करने में मेरा टाइम जाता है। इसीलिए अब परसों मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जो है वो लेकर आऊंगा। धन्यवाद आप सभी को।